सुबह लास्ट सेशन मार्केट 1000 पॉइंट्स के आसपास गिर गया था, 1000 पॉइंट के आसपास मार्केट में गिरावट थी। लेकिन उसके बावजूद भी आईआरएफएल लिमिटेड एक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ क्लोज होता है। रेलवे सेक्टर का स्टॉक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है। आपने कई सारी कंपनीज देखी होंगी, इतने बड़े गिरावट के अंदर लास्ट सेशन फ्राइडे के दिन स्टिल पॉजिटिव थे। कुछ कुछ स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिर गए थे, कुछ कुछ स्टॉक्स ब्रेकआउट पर थे, तो कुछ कंपनीज पर आपको स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। आईआरएफएल लिमिटेड भी उनमें से एक था। इस हफ्ते कंपनी पर ओएफएस भी आया, जिसका बेस प्राइस रखा गया था 104 रुपए पे। ठीक है, ऑल्दो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज्यादा एग्रेसिव नहीं दिखे इस ओएफएस के अंदर। अब रिटेलर ने क्या किया है उसका डाटा भी आ जाएगा बहुत जल्द। बट आईआरएफएल लिमिटेड जिसने इसने बड़े गिरावट में लास्ट सेशन एक अच्छी क्लोजिंग दी है, उसका क्या पोजीशन बन सकती है आने वाले वीक्स के अंदर। मार्केट अच्छा नहीं है, इससे रिलेटेड डेफिनेटली मैंने आपके साथ कई सारे अलग अलग चीजें डिस्कस कर ली हैं, सभी पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर दी हैं। जरूर जाकर के देख लेना, सभी चीजें आपको चैनल पर मिल जाएंगी। दो टॉपिक्स है वीडियो के अंदर, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा। पहली है आपके पास एलकेपी फाइनेंस, जो कि 4:1 के रेशियो से स्प्लिट यानी कि बोनस अनाउंस कर रही है। एक्स डेट है कंपनी की 6 मार्च की। और एलकेपी फाइनेंस ये है वो कंपनी, मार्केट कैप 1521 करोड़ का है, पीई इस समय 74 का चल रहा है, करंट रेशियो 19.8 का है, आरओई अच्छा है, आरओसी अच्छा दिख रहा होगा, ईपीएस और पीई में आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी। अगर इस कंपनी पर आप एक प्रॉपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। बहुत जल्द मैं आपके साथ इस कंपनी का भी एक प्यारा सा वीडियो जरूर लेकर के आ जाऊंगा। ये कंपनी दे रही है आपको स्प्लिट 4:1 के रेशियो से, यानी कि बोनस 6 तारीख की, 6 मार्च इसकी एक्स डेट है। अब यूएस और ईरान की जो टेंशन है, या फिर इजराइल और ईरान की टेंशन, आप कहोगे भाई इसमें रेलवेज का क्या लेना देना, रेलवेज थोड़ी ना जाकर के वहां पर ट्रेड कर रहा है, ट्रेनें थोड़ी वहां पर जाती है मिडिल ईस्ट में और जाकर के ट्रेड करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं जाती। लेकिन लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट्स, ये सबसे मेजर कंसर्न यहां पर बनता है यूएस ईरान टेंशन के बीच में। क्योंकि लॉजिस्टिक्स में आप कंट्री टू कंट्री तो नहीं जा सकते, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट तो नहीं जा सकता रेलवे, लेकिन एक एरिया से लेकर के बॉर्डर रोड्स तक तो जा ही सकता है रेलवे। बिल्कुल यही चीज है। फ्राइट कॉस्ट बढ़ सकती है, डिले आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से इस सेक्टर के ऊपर भारी इंपैक्ट पड़ता देखने को मिलेगा, यानी कि रेलवे सेक्टर के ऊपर सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है, स्टॉक्स के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है इंटेंशंस की वजह से, एयरकॉन, जुपिटर वैगन एंड आरवीएनएल जैसी कंपनीज पर। और ऑल्दो ये जो रेलवे सेक्टर है ना, ये ज्यादातर इंपैक्ट करता है किस चीज से, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जीडीपी का डाटा तो भाई अभी अच्छा आया था। आप कहोगे वो तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, तो रेलवेज को तो पुश मिलना चाहिए। क्या वो पुश लास्ट सेशन मिला है? तो अगर हम इसको यस करते हैं तो यस, आईआरएफएल लिमिटेड को जो लास्ट सेशन एक स्टेबिलिटी मिली डिस्पाइट इसके कि मार्केट में बड़ी गिरावट थी, तो कहीं ना कहीं वो एक रीजन आपका हो सकता है। अब दूसरा रीजन, पहला तो चलो जीडीपी डाटा आपका हो जाता है, ये पूरा अगर आप चाहो तो इसको रीड कर लेना। दूसरा रीजन क्या आता है, सेकंड रीजन आपका है 103 रुपए का इंपॉर्टेंट बेस। ये रहा आईआरएफएल लिमिटेड 103 रुपए का, जो आप यहां पर बड़ी सी लाइन देख रहे हो ना, या पिछले एक हफ्ते से साल पर देख रहे हो, 103 इंपॉर्टेंट ट्रेंड इतना है कि इस लेवल पर आकर के स्टॉक ने कई बार आपको रिवर्सल्स शो किए हैं, और 103 पर आकर के ही आपकी ये स्टेबिलिटी भी बन चुकी है। अब ये कैंडल है कंसोलिडेटेड कैंडल, यानी कि 103 पर कहीं ना कहीं ये स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ग्लोबल मार्केट कंडीशंस इसको वो करने देंगी? 103 से लेकर के 105 की रेंज के बीच में ये पूरा एक इंपॉर्टेंट बेस रेंज है। अगर ग्लोबल कंडीशन इस तरह की होती है कि जीडीपी का डाटा भी यहां पर फेल हो जाता है आईआरएफसी के लिए, तो 105 पर आपको उसके साइन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे कमिंग सेशन के अंदर, जहां पर 105 पर आते ही आपका प्रेशर बनेगा सेल ऑफ की तरफ, क्योंकि वो एक रिजेक्शन की तरह काम करेगा अगर इस तरह की पोजीशन बनती है। क्योंकि यार कोई भी ट्रेंड, ध्यान से सुनना, इस चीज को समझना ध्यान से। वैसे मैं कई वीडियोस में आपको बताता हूं कि कोई भी रिवर्सल कैसे बनता है, कोई ब्रेकआउट कैसे बनता है, कोई भी गिरावट जब किसी भी स्टॉक के अंदर आती है, जैसे कि ये बड़ी गिरावट यहां पर लगातार है, इसके बीच में 112 का ये वाला ट्रेंड था ना, यहां पर कंसोलिडेट इसलिए करा क्योंकि ये एक बेस लाइन है।
इस वजह से इस रेंज पर आकर के गिरने के बाद कंसोलिडेट करा, क्योंकि ये एक बेस है। लेकिन सिचुएशन अच्छी जब तक नहीं रहेगी तब तक वो बेस से ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। यहां पर 112 से ब्रेकआउट इसलिए मिला क्योंकि आपके रेलवे टिकट्स के जो प्राइसेस थे वो हाइक हुए, लेकिन यहां वैसी सिचुएशन नहीं थी, तो वो बेस ट्रेंड आपका नहीं टिक पाया। अब लास्ट सेशन जीडीपी का डाटा आया तो वो बेस ट्रेंड आपका टिका एक दो सेशन के लिए। अगर ये सिचुएशन नहीं एस्केलेट होती तो इसका मतलब ये है कि 103 का ट्रेंड हमारा गिर सकता है। कोई भी ट्रेंड आपका तब तक टिकता है जब तक वहां पर पॉजिटिविटी है। तीसरा पॉइंट मैं आपको और बताना भूल गया यहां पर 103 के ऊपर, वो ये है कि आपका स्टॉक टेक्निकली बुलिश है। 20.4 का एमएफआई, 26.5 का आपका आरएसआई है, दोनों ही टेक्निकल्स बुलिश है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन रहा कि लास्ट सेशन आपको यहां स्टेबिलिटी बनती देखने को मिली। चलो हम एक चीज बहुत अच्छी मानते हैं, हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हम कहते हैं भाई रेलवेज ना इतने बुरे मार्केट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तब भी अगर आप देखोगे तो 106 आपका रिजेक्शन पॉइंट है, 106 इसके बीच में ये पूरा गैप है। इसको फिलअप करने के लिए तो भाई इस कंपनी को कुछ ऐसा चाहिए, ब्रह्मास्त्र चाहिए लगा लो, क्योंकि गैप फिल्स एक सेशन के अंदर नहीं हो जाते कि एक सेशन बनाया गैप फिल खत्म। गैप फिलिंग में आपका कंसोलिडेशन भी चलता है और फिर ब्रेकआउट भी बनता है। तो उसके लिए तो इस समय इतने खराब मार्केट में आईआरएफसी को ब्रह्मास्त्र ही चाहिए होगा। तो ऐसे में अगर हम चाहते कि आईआरएफसी ना गिरे इतने बुरे मार्केट के अंदर भी, तो भैया 103 से 105 यहां कंसोलिडेशन जोन बनना जरूरी है, क्योंकि अगर 103 टूटा इसका मतलब ये है कि हम ड्रॉप कर रहे हैं टुवर्ड्स 95 के पास में, 95 पे। तो ये है सिचुएशन इस समय आईआरएफसी लिमिटेड की। एक प्यारा सा कमेंट मेरे पास था, यहां पर आप देख सकते हो, ये एक इन्वेस्टर का कमेंट है मनी कंट्रोल पर। When it was around 120, government announced OFS at 104, which failed. FII is dumping daily. DI is buying with public money. No survival. It will come down to 65 within 3 to 4 months. Wait and watch. बाकी पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है। अब इनका ये कहना है कि DIs लोगों की, मतलब कि पब्लिक मनी यूज कर रहा है DIs। भाई इतना बड़ा क्लेम ऐसे मत लगाया करो यार। डीआई बाइंग विद पब्लिक मनी, डीआई में बहुत अलग अलग इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ये पब्लिक का पैसा यूज कर रहे हैं ये आप लोग नहीं कह सकते। इनका एक पर्पस होता है, अगर म्यूचुअल फंड्स है तो म्यूचुअल फंड्स का पर्पस है अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना। तो डीआई चाहे फायदा खाए या नुकसान खाए, उनको अपने कस्टमर्स को वो अमाउंट, वो इंटरेस्ट देना ही देना है। आप ये नहीं कह सकते कि इस बीच के अंदर पब्लिक यानी कि रिटेलर जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है उसको डीआईएस खा करके खुद लगा रहे हैं, ये चीज आप नहीं कह सकते। और अगर बात आती है 3 से 4 महीने 65 गिरेगा, तो 3 से 4 महीने अगर यही सिचुएशन इस तरह से खराब रही ना, तो 65 तो क्या आपको गिरावट और देखने को मिल सकती है। समझदार इन्वेस्टर क्या करता है, मुझे आईआरएफसी लिमिटेड में इन्वेस्ट करना है, मान लो फॉर एग्जांपल अभी आपका 103 का प्राइस है, मैं क्या करूंगा, मैं पर्सनल अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, जिन रीजंस की वजह से गिरावट आई है ना, मैं वेट करूंगा कि भाई वो रीजन ना एक बार खत्म हो जाए, एक बार खत्म हो जाए वो रीजन, फिर चाहे बिना किसी रीजन के 103 से 150 भी चला जाए, मैं तब भी एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा विजन जो है वो क्लियर है कि भाई मुझे एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड चाहिए। मुझे 100 से 150 नहीं, मुझे 100 से लगभग 300 350 चाहिए। तो उसके लिए मैं उन चीजों का वेट करूंगा जिनकी वजह से इस स्टॉक में लगभग 250 के आसपास जो भी इसका हाई था, वहां से जो गिरावट आई है ना, वो एक बार रीजन यहां पर खत्म हो जाए। एक बार वो रीजन खत्म होते हैं तब मैं इस कंपनी पर एंट्री करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही वेट करना पड़े। इस तरीके से पेशेंस इन्वेस्टर काम करता है। पेशेंस इन्वेस्टर का ये काम नहीं होता कि 10% का कमा लिया, 50% का कमा लिया, 20% का कमा लिया। पेशेंस इन्वेस्टर्स एक कंपनी के अंदर लगभग 2-2 साल तक बैठ करके देखता है कि भाई ये कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, मेरी एंट्री पॉइंट पर कब आएगी और उन रीजंस को कब लेकर के आएगी जिनकी वजह से मैं इस कंपनी पर एंट्री कर सकूं। इस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करी जाती है। मतलब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को 2-2 साल तो एंट्री करने के लिए वेट किया जा करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। वेराज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो लोग कहते हैं कि 2 साल के लिए इन्वेस्ट करके भूल जाओ, 2 साल में कुछ ना कुछ बड़ा हो जाएगा, बल्कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 2 साल तक एंट्री के लिए वेट करता है।
अगर आप आईआरएफसी लिमिटेड को देखोगे तो अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो लगभग मैं 1.25 साल से आईआरएफसी में एंट्री करने का वेट कर रहा हूं। वेरस जिसने लॉन्ग टर्म का सोच करके 1.5 साल पहले एंट्री करी होगी वो अभी भी सोच रहा है कि भाई लॉन्ग टर्म क्या होता है। तो लॉन्ग टर्म मतलब एक एंट्री पॉइंट ढूंढना, उस एंट्री पॉइंट पर एंट्री करना एंड देन लॉन्ग टर्म जाना, रादर देन कि एक प्राइस पर लिया और नीचे गिर गए और बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म जाएंगे। तो मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कमेंट कहीं ना कहीं ये आपको डिक्लेयर करता है कि 65 तक की गिरावट आएगी 3 से 4 महीने में, जो कि पॉसिबिलिटी में कैसे आएगा मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था इस एक कमेंट के अंदर, ताकि हम गलतियां कम से कम करें और ज्यादा से ज्यादा हम अपने खुद के बेनिफिट्स भी ले सकें। एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंजेस ने कंपनी के ऊपर फाइन लगाया है 9,77,040 रुपए का फॉर नॉन कॉम्प्लायंस ड्यूरिंग Q3 टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये है आईआरएफसी लिमिटेड का आज के दिन का वीडियो। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।